हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पेपर हल कराने से पहले आज आप सभी को कक्षा 10 का संपूर्ण फार्मूला का रिवीजन कराने वाले हैं। एक वीडियो में आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का फार्मूला रिवीजन करा देंगे। ठीक है, कम से कम समय में आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देंगे। फिर इसके बाद आप सभी को जितने भी वायरल पेपर है सभी पेपरों को हल भी करा देंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे द्वारा जो मेहनत किया जा रहा है आप सभी को बहुत पसंद आ रहा है, आप सभी भर भर के कमेंट कर रहे हैं और आप सभी चैनल को भी बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं, तो आप सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को कक्षा 10 के संपूर्ण फार्मूला का रिवीजन करा रहे हैं। इसी तरह आप प्यार दिखाते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में बहुत ज़्यादा फार्मूला आपको नहीं याद रखना है, बस यहाँ पे एक फार्मूला बताते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस यही याद रखिएगा आप। देखिए यहाँ फार्मूला पहले याद रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है आपका फार्मूला में लॉस यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ। मात्र एक फार्मूला आपके सिलेबस में है, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे देखिए आप क्या ध्यान रखना है, दूसरे नंबर पे ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पे क्या होता है आपका कि कड़ी में 3, कड़ी में 2, ठीक, कड़ी में 5 और कड़ी में 7। ये आप जरूर इसका अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे किया जाता है हल करके चले जाइएगा। साथ में इसके अलावा आप ये इस प्रश्न को हल कर लीजिए, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3। इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं इसको भी हल कर लीजिएगा। ये आपको पेपर हल कराएंगे ना तो ये बार बार आपको करा देंगे, जिससे आप इसका स्टेप याद हो जाएगा। तो सिर्फ पहले चैप्टर में आपको ये क्या याद रखना है, वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ याद रखिएगा। इसके अलावा कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 5 और कड़ी में 7 इसका क्या करना है आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख जाइएगा। ठीक है, अभी तक नहीं जानते हैं तो हम जो पेपर वायरल जो ये पेपर देख सकते हैं, ये पेपर जो है आपको हल कराएंगे ना तो उसमें आपको ये सिद्ध करा करके बता देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा इस चैप्टर से थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक नंबर का बहुविकल्पी पूछते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड के बारे में, अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछता है। जैसे 144 बार बार देता है कि पेपर में और 140 दे देता है, कहेगा इसका अभाज्य गुणनखंड बताइए। देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब सीधा सीधा है कि इसका एलसीएम निकाला कीजिए और एलसीएम निकालने के बाद उसमें देख लीजिए कितने गुणनखंड बन रहे हैं, वही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं जानते हैं तो पेपर जो हल कराएंगे उसमें सब ये प्रश्न कराया जा रहा है आपको। एक चौथा नंबर पर यहाँ पर याद रखिएगा सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या ये प्रश्न आपसे पूछा गया है इस चैप्टर से। देखिए सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई संख्या ना हो सहभाज्य संख्या के अंतर्गत होता है, अर्थात उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 आ जाएगा तो ऐसी संख्या को सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप सभी को बताते हैं, देखिए 18 और 25 यही पेपर में पूछा है। देखिए 18 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। या इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं होगा। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब ऐसा होता है कि एक ही संख्या से दोनों संख्या कट जाए, तो ऐसा कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए बस आपका मेन फार्मूला ये है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख जाइए। अभाज्य गुणनखंड ये जो बताएं इसको सीखिएगा इस चैप्टर से, और सअभाज्य संख्या क्या होता है ये आपको बता चुके हैं। और यही पेपर में आपको जो यहाँ पे बताएं संख्या, यही संख्या भी दिया है। तो सिर्फ पहले चैप्टर से आपको इतना पढ़ना है, समझ में आ गया ना। देखिए आपका दूसरा चैप्टर है बहुपद। अब इसका फार्मूला देख लीजिए। देखिए आपको पहले द्विघात बहुपद आपको बताते हैं, इसलिए कि आपके सिलेबस में जो द्विघात बहुपद ही पढ़ के जाना है। देखिए ax² + bx और + c ये होता है बहुपद। ये द्विघात बहुपद ही पढ़ना, इसलिए इसी का फार्मूला केवल बताएंगे। देखिए यहाँ पे पहला फार्मूला आपका बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे पहला फार्मूला कि शून्यकों का, यहाँ पे बनेगा शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल का फार्मूला होता है -x का गुणांक, ये फार्मूला बनता है आपका, और बटा में x² का गुणांक।
यदि आपको स्पीड कम लग रहा होगा तो आप 1.5 जो होता है स्पीड ना उस पर करके इसको देख सकते हैं, या 1.25 पे स्पीड पे करके देख सकते हैं यदि स्पीड आपको कम लग रहा होगा। ठीक है, देखिए यक्स का गुणांक क्या होता है, देखिए -x है, देखिए यह है यक्स का गुणांक मतलब b है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला पे तो माइनस है, यक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, देखिए यक्स के बगल में b है तो b का रहेगा यहाँ पे मान, और यक्स स्क्वायर के बगल में a है तो यहाँ पे a हो जाएगा। तो शून्यकों के योगफल का फार्मूला वो -b बटा के a हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए आपसे यहाँ पे फार्मूला याद रखना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, c का गुणा मतलब c का मान, c का मान मतलब c मतलब अचर पद जो रहता है उसका मान, और बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक क्या हो जाए c का मान, देखिए यहाँ पे जो अंक रहेगा वही मान रखते हैं c, और यक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब a है तो a, ये हो जाएगा शून्यकों के योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा। इसके साथ में आपसे पूछता है एक चीज़, ये बता रहे हैं आपको, देखिए अगला फार्मूला आपका बनता है तीसरा नंबर के इस प्रश्न चैप्टर में, कहता है कि जैसे दो शून्यक दे देगा आपसे, और शून्यक देने के बाद कहेगा बहुपद ज्ञात कीजिए। जैसे आपको मान लीजिए कि शून्यक हम बता देते हैं कि जैसे शून्यक आपका यहाँ पे है, यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक है, और कहेगा कि इसका बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद आपको बनाना रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए बहुपद जब आपको बनाना रहेगा तो इसका फार्मूला बहुत सिंपल सा होता है, बहुपद बराबर फार्मूला लिखिएगा यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कर लीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कीजिएगा और यहाँ पे यक्स ले लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, फिर शून्यकों का गुणनफल लगा लीजिएगा, ये फार्मूला। ठीक है, यानी कि बहुपद ज्ञात करना रहेगा, कोई दो शून्य का आपको पता रहेगा बहुपद ज्ञात करना रहेगा, तो ये फार्मूला लगाइएगा यक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठ में अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आप जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो बहुपद से आपको द्विघात से ऐसे याद रखना है। इसके अलावा तीन घात वाला भी बता देते हैं आपसे, तीन घात का भी सवाल कभी पूछा जा सकता है। देखिए तीन घात वाला तो ये दो घात था आपका, देखिए तीन घात का, जैसे ए एक्स पे तीन घात प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये तीन घात का बहुपद दे देगा। तो इसमें शून्यकों का योगफल ये सब कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट आपका है, पहला इसका फार्मूला बनेगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका तीन शून्य क्या है, तीन शून्य का मान लेते हैं, इसके शून्य क्या है, इस तरह आपको समझाने में आसानी होगा। इसका जब तीन घात रहेगा तो तीन को शून्य और दो घात रहता है, दो शून्य केवल होता है। तीन घात है, तीन शून्य कौन सा, अल्फ़ा होगा, बीटा होगा और गामा। इस तरह तीन शून्य किसका मान लेते हैं कि ये है। तो देखिए पहला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब इन सभी का जो तीनों शून्य इसका योगफल गामा बराबर फार्मूला क्या बनता है। देखिए ये होता है आपका यहाँ पे माइनस बी बटा के, क्या होता है देखिए बी हो जाएगा माइनस बी बटा के ये बन जाएगा, एक फार्मूला ये बन जाएगा, यानी कि यक्स स्क्वायर का गुणांक और यक्स पे तीन घात का गुणांक हर में। अब देखिए दूसरा फार्मूला यहाँ पे आप याद रखिएगा, देखिए शून्यकों का गुणनफल, देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका सी बटा के ए हो जाएगा। इसका मतलब हुआ, सी का मतलब हुआ यहाँ पे देखिए यक्स का गुणांक, सी का मतलब हुआ कि यक्स का गुणांक आप लेंगे और यक्स पे तीन घात का गुणांक यहाँ पे हर पे रहेगा। तीसरा फार्मूला यहाँ से आपका बनता है एक कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जब तीनों का गुणनफल हो जाएगा तो आपका फार्मूला में आता है माइनस ये अचर पद का गुणांक मतलब डी का मान और बटा में, ठीक, यक्स स्क्वायर का गुणांक ए। देखिए इसको याद करना आसान क्या हो जाएगा कि देखिए हर में आपका यक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, अब क्रम से पहले बी आएगा, फिर दूसरे नंबर सी है, फिर उसके नंबर पे डी है। आप इसको इससे याद रख सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, देखिए आपके जो कक्षा 10 में जो फार्मूला है बहुपद में बस सिर्फ मात्र इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इतने फार्मूला को आप याद रखिए। देखिए इसके अलावा एक सवाल आपको बता देते हैं, ये आपसे क्या पूछता है कि बहुविकल्पी में प्रश्न पूछ लेता है ना, कभी कभी पूछ लेता है, इसको बता देते हैं। जैसे आपको ग्राफ से संबंधित बहुपद में पूछता है कि जैसे एक मान लीजिए ऐसे ग्राफ है, इस तरह खींच देगा और इसमें इस प्रकार से ऐसे खींच देगा, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है। इसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या,
शून्यकों की संख्या। ये सवाल पूछा गया है तब बता रहे हैं आपको। इस प्रकार से जब भी पूछेगा शून्यकों की संख्या तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये देखना जो ग्राफ ये खींचा गया है इस तरह ना, यक्स अक्ष को कहाँ कहाँ पे काट रहा है। देखिए एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है, एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है, एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है। तो यक्स अक्ष पे जहाँ जहाँ काटेगा वही क्या होगा, शून्यकों की संख्या होगी। जब 3 जगह काट रहा है तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह आपको अलग से ग्राफ बना के दे देगा, उसमें पूछेगा कि क्या शून्यकों की संख्या बताए, तो यक्स अक्ष को काटेगा तो शून्यकों की संख्या जितने अक्ष पे काटेगा बता देंगे, ठीक है, और नहीं काटेगा तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। यह था आपका दूसरा चैप्टर बहुपद। बहुपद के इतने फार्मूला को क्या करना है, केवल आप देख लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर पे देखिए, आपके सामने ये चैप्टर है, तीसरा नंबर का चैप्टर। देखिए इसमें आपको क्या फार्मूला पढ़ना है, सभी फार्मूला को देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको फार्मूला नहीं है, ठीक है। देखिए पहला फार्मूला यहाँ पे बताते हैं। पहले इसका 2 चर वाले रैखिक समीकरण को लिखते हैं। तो देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो 2 समीकरण लिखते हैं। पहला देखिए a1x लिखेंगे, a1x प्लस by1 प्लस c1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए यहाँ पे a1x है तो यहाँ पे b1 ये रहेगा ना, प्लस c1 बराबर 0। एक बहुपद ये एक रैखिक समीकरण ये होगा। दूसरा रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 चर वाले रैखिक से 2 समीकरण यहाँ पे लिख लीजिए। समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगा आपका, समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपको 2-3 चीज़ें बता रहे हैं, याद रखिएगा, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या ज्ञात करना है। पहला कंडीशन देखिए यहाँ पे, पहला कंडीशन, ठीक है। देखिए पहला फार्मूला क्या बनेगा, पहला कंडीशन ये बन सकता है कि a1 बटा के a2 जो होगा, a1 बटा के a2 जो होगा, a1 बटा के a2 बराबर, जब अनुपात निकालेंगे तो बराबर नहीं होगा किसके, b1 बटा के b2 के। जब ये कंडीशन मिलता है तो इसे क्या करते हैं, इसे कहेंगे प्रतिच्छेदक रेखा। इसे क्या बोला जाएगा, इस कंडीशन जब मिलेगा तो प्रतिच्छेदक रेखा बोलेंगे इसे। कंडीशन ये होता है प्रतिच्छेदक रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा। अब देखिए प्रतिच्छेदक रेखा का मतलब क्या होता है कि जब 2 रेखाएं, जैसे ये 2 रेखा का समीकरण दिया है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या करेगा, ऐसे प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हल जो मिलेगा अद्वितीय हल मिलेगा। कैसा हल मिलेगा, अद्वितीय हल। अब देखिए अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल व केवल एक हल मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, एक हल। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल मिलेगा जब ये कंडीशन पूछेगा तो। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन याद रखिएगा, इसका निकाय क्या होगा, संगत होगा। इसका निकाय कैसा होगा, संगत। इतने पॉइंट को आप याद रखिएगा एक पॉइंट से। ये इस तरह सवाल याद रखें, बहुविकल्पी में डायरेक्ट पूछ देता है, 2 रेखा का समीकरण देगा उसमें डायरेक्ट पूछ देता है। इन सभी फार्मूला को एक बार देख लीजिए, जब पेपर हल कराएंगे ना तो ये सब सवाल आपका उसमें आएगा। सभी फार्मूला को एक जगह पहले आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए दूसरा आप कंडीशन, देखिए इसका अनुपात निकालेंगे। जैसे a1 बटा के a2 निकालेंगे, a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2 निकालें। यानी जब ये अनुपात निकालेंगे इन दोनों का रेखा का, ये मान लीजिए कि बराबर आ रहा है। जब बराबर आएगा तो इसका मतलब रेखाएं क्या होगी, समपाती होगा। इसका क्या हो जाएगा, रेखा क्या होगा, समपाती होगा। अब देखिए समपाती का मतलब क्या होता है कि जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर क्या है, समपाती है। जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस रेखा का समीकरण ये है तो दूसरी रेखा भी क्या होगा, इसी के ऊपर होगा। इसे बोला जाता है समपाती। जब ये रेखा एक दूसरे के समपाती होगा, मान लीजिए ये है आपका, इस तरह यहाँ पे ये भी रेखा है, जब एक दूसरे के ऊपर समपाती होता है तो इसका हल क्या होगा, अनेक हल होगा। कैसा हल मिलेगा इसका, अनेक हल मिलेगा, अनेक हल, ठीक है। अब देखिए अनेक हल का मतलब क्या होता है, अनंत हल समझिएगा, यानी अनंत हल मिल सकता है, अनंत हल। इसको देख लीजिए, सिर्फ डायरेक्ट इसी से क्या पूछ देता है, कई बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इसकी देखिए कैसा संगतता मिलेगा, यानी कि निकाय कैसा मिलेगा, इसका भी निकाय जो रहेगा संगत रहेगा। ये संगत निकाय इसका मिलेगा, ये संगत निकाय होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरी कंडीशन, देखिए इसके अलावा आपसे यहाँ पे पूछ दे a1 बटा के a2 बराबर आएगा b1 बटा के b2 इज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, c1 बटा के c2। ये कंडीशन आपका जब मिलेगा तो रेखाएं कैसी हो गई, रेखाएं समांतर होगी। जब ये कंडीशन मिलेगा आपको तो रेखा कैसा होगा, समांतर। देखिए समांतर रेखा का मतलब तो आप जानते ही हो कि जैसे एक रेखा ये है, ठीक है, एक रेखा मान लीजिए ये है, दूसरी रेखा भी क्या होगा, इसी तरह इसके समांतर होगा, एक दूसरे कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि जब 2 रेखा एक दूसरे कहीं पे काटेगा नहीं तो इसका मतलब होगा कोई हल नहीं हुआ। कौन सी कंडीशन मिलेगा, कोई हल नहीं होगा,
ठीक है, इतना चीज़ आप इसमें याद रखिएगा। और इसका कैसा निकाय मिलेगा, ये होगा असंगत। कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो इसमें आपको फार्मूला के तौर पे यही फार्मूला केवल आपको ध्यान देना है, बस जितना बताएं। इसके अलावा देखिए आगे कंडीशन कुछ बता देते हैं आपसे कि आपसे कैसा सवाल पूछा जाएगा। आपसे प्रतिस्थापन से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे विलोपन विधि से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, विलोपन विधि। ठीक है, लेकिन ये कोई फार्मूला नहीं होता, इस पर जब कंसेप्ट सवाल बताया जाता है तो वहीं पे इसको सिखाया जाता है ना। ये सवाल इस पर नहीं, मेन जो दो चर वाला रैखिक समीकरण में फार्मूला था, फार्मूला पे बेस यही पढ़ाया जाता है आपको। और सभी फार्मूला पे बेस इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो पेपर हल कराएंगे ना, उन पेपरों को देखते रहेंगे तो सभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका अगला नंबर का चैप्टर है द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ द्विघात समीकरण जो है, तो पहले आपको द्विघात समीकरण पता होना चाहिए कौन सा होता है। देखिए द्विघात समीकरण जो होता है ax² प्लस bx प्लस c। देखिए इस रूप में लिखा रहेगा तो बहुपद होगा, लेकिन जब समीकरण लिखा रहेगा तो इसको 0 के बराबर दिखा देंगे तो यही समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब द्विघात समीकरण के जितने भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण हो गया। अब इसमें जो होता है मूल ज्ञात करना होता है। देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पे मूल क्या होता है। मान लेते हैं कि मूल क्या है आपका, अल्फा और बीटा मूल है, अल्फा और बीटा मूल है। देखिए मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब होता है कि यक्स का मान ये होता है, जिसे गुणनखंड करके यक्स का मान ज्ञात किया जाता है ना, वही यक्स का जो मान मिलता है वही क्या होता है, मूल होता है। अब देखिए इसका फार्मूला आप देखिए, तो पहला फार्मूला आपका बनता है मूलों का योग। देखिए द्विघात में क्या बोल रहे थे, इसी चीज़ को शून्यक बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोलना है आपको, मूल बोलना है। तो मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला क्या बनेगा, -x का गुणांक, -x का गुणांक और बटा में y का x² का गुणांक। जो द्विघात जो बहुपद में फार्मूला पढ़ा है ना, वही फार्मूला ये है, बस यहाँ पे शब्द का यूज करना है मूल। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस x का गुणांक कितना, देखिए x का गुणांक b है तो b रखेंगे, बटा में x² का गुणांक क्या है, तो x² का a है तो a रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मूलों का योग का फार्मूला। देखिए दूसरा फार्मूला देखिए, मूलों का गुणनफल। देखिए यहाँ पे मूलों का गुणनफल। अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, यह फार्मूला आपका बनता है अचर पद का गुणांक, अचर पद रहेगा आपका, और बटा में क्या हो जाएगा, x² का गुणांक, x² का गुणा। देखिए मूलों का गुणनफल मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, गुणा में अचर पद क्या है आपका, अचर पद जिसके साथ अक्षर नहीं होता है, जिसके साथ यक्स नहीं, वही अचर पद है, मतलब c हो जाएगा। x² का गुणांक मतलब ये आपको तो a पता ही है, तो ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल। इसके अलावा तीसरा नंबर देखिए, एक यहाँ पे पूछता है द्विघात समीकरण, जैसे शून्य की संख्या ज्ञात होगा, अल्फा बीटा ज्ञात है, तो वहाँ पे पूछेगा द्विघात समीकरण, इसका फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए यहीं पे देख लीजिए। इसका फार्मूला आपका बन जाएगा कि x² माइनस कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा, और बराबर समीकरण के रूप में लिखना है, तो इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। देखिए जो बहुपद में पढ़े फार्मूला नहीं, वही फार्मूला है, बस इसको क्या समीकरण लिखना है तो 0 के बराबर दिखा देंगे। देखिए ये द्विघात समीकरण की ये फार्मूला हो गया, और द्विघात समीकरण बनाना रहेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण में ही अगला फार्मूला देखिए श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या है, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, चलिए बताते हैं। ये होता है आपका x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपान में 2a होता है। ये होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। इसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आप गुणनखंड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया श्रीधराचार्य। अब इसके अलावा देखिए आप,
ये तो इतना पूछता नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपको वो बताने वाले, जिसमें एक सवाल तो 2 सवाल जरूर 100% आएगा। ठीक है, मूलों की प्रकृति के बारे में आपसे आता है, मूलों की प्रकृति के बारे में, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। अब देखिए जब मूलों की प्रकृति के बारे में आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे। यहाँ पे देखिए आपका द्विघात समीकरण क्या आता है, ax² + bx + c बराबर 0। देखिए इसका मतलब a का मतलब होता है x² का गुणांक और x का मतलब होता है b का गुणांक। और ये देखिए मूलों की प्रकृति बताने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, इसमें जरूर याद रखिएगा, विविक्त कर। आपसे पेपर में डायरेक्ट इस पर पूछता है, विविक्त कर विविक्त कर बराबर फार्मूला होता है आपका, मतलब विविक्त कर को डी से दिखाते हैं, डी = होता है b² - 4ac होता है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद आप देखिए, आप कुछ कंडीशन बताते हैं, उसको जरूर याद रखिएगा। इसलिए मूलों की प्रकृति के बारे में आपसे पूछता है। यहाँ पर लिखिए विविक्त कर, एक तरफ लिखिए विविक्त कर, एक तरफ विविक्त कर लिखेंगे, दूसरे साइड लिखिए मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, प्रकृति। अब देखिए विविक्त कर मतलब क्या होता है, यदि b², विविक्त कर मतलब b² - 4ac का मान निकालेंगे और इसका मान जो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। और ये जब 0 से बड़ा होगा और ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे आपका हल करेंगे 4 आ जाए, हल करेंगे आपको 16 आ जाए, जिसका वर्गमूल मतलब कि जिसका क्या वर्गमूल निकल सकता है, वो ऐसी संख्या को पूर्ण वर्ग बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जब ये संख्या मिलेगा तो मूलों की प्रकृति में आपको क्या मिलेगा, वास्तविक रहेगा। वास्तविक मूलों की प्रकृति में रहेगा पहले नंबर पे। तो कहाँ परिमेय संख्या रहेगा, वो परिमेय रहेगा। इसके अलावा असमान रहेगा, मतलब अलग अलग मान आएंगे। ठीक है, असमान। तो ये आपके मूलों की प्रकृति के बारे में इतना चीज़ आना चाहिए था। पहला कंडीशन ये था आपका फार्मूला, पहला था ये। अब दूसरा देखिए कंडीशन क्या होगा, हो सकता है कि b² - 4ac निकालेंगे, इसका मान भी 0 से बड़ा आए, लेकिन क्या होता है कि पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो। अब पूर्ण वर्ग हो ना होगा मतलब क्या, जैसे आपका 3 आ जमा, ये बता 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। इसी तरह मान लीजिए 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो ये क्या होगा, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति आपका जो रहेगा वास्तविक रहेगा। फिर इसके अलावा क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे परिमेय की जगह अपरिमेय वो होगा। कैसा होगा, अपरिमेय होगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, मूल असमान रहेंगे। असमान मतलब अलग अलग मूल मिलेंगे। ठीक है, जो x का मान मिलेगा आपको अलग अलग मिलेगा। अब तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन है ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक मतलब होता है कि जैसे b² - 4ac का मान निकालें, ये 0 से कम आ गया। अब 0 से कम आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मान 0 से कम का मतलब ऋणात्मक संख्या होगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। 0 से कम का मतलब ये ऋणात्मक होगा। और इधर देखिए बड़ा मुँह खुला है तो इसका मतलब ये धनात्मक संख्या ही मिलेगा केवल। ठीक है, 0 से कम का मतलब ऋणात्मक संख्या ही मिलेगा। जब ये ऋणात्मक संख्या मिलेगा तो इसे क्या बोलेंगे कि आपको मूल की प्रकृति कैसा है, काल्पनिक है, काल्पनिक है। इसे आप काल्पनिक है लिख सकते हैं, या इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि वास्तविक नहीं है। दोनों चीज़, दोनों ऑप्शन मिलता है, इसलिए दोनों चीज़ बता रहे हैं, वास्तविक नहीं है। इस तरह ऑप्शन में आपको मिलेगा। या इसके अलावा आपको मिल सकता है अधिकल्पित। क्या मिलेगा शब्द में, अधिकल्पित। देखिए अधिकल्पित भी मिलता है, अधिकल्पित, कल्पित। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आपको काल्पनिक ऑप्शन मिलता है, या वास्तविक नहीं है, या अधिकल्पित। ये जरूर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए, बता रहे हैं आप सभी को फार्मूला। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, इसका लास्ट कंडीशन, जब b² - 4ac निकालेंगे और किसके बराबर दिखा देंगे, 0 के बराबर। यानी जब b² - 4ac निकालेंगे और ये 0 के बराबर इसका मान आता है, तो देखिए ये कैसा मान हो जाएगा, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति तो वास्तविक रहेगा, और क्या रहेगा, समान मूल मिलेंगे। यानी x का मान जो मिलेगा समान मिलेगा। देखिए याद करना भी सिंपल है, मूलों की प्रकृति जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, तो वास्तविक 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 ही मूल मिलेगा। यदि आपका b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो मूल समान हो जाएगा। यदि 0 के बड़ा रहता है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो अपरिमेय रहेगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो परिमेय होगा, असमान होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है,
देखिए इसके अलावा आप जो होता है प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ के जाएगा। ये तो आपका फार्मूला था। इससे अलावा आपसे क्या करता है कि लिखित प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। जैसे प्रश्नावली जो देता है आपका आपकी आयु से संबंधित, भिन्न से संबंधित, ठीक है, दुगुना चार गुना, जैसे सवाल देता है कि ये संख्या दूसरी संख्या से दुगुना है, तीसरी संख्या इससे गुना है, ऐसे सवाल देता है। इन सवालों को आप पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। तो आयु वाला हो गया, नाव वाला हो गया, इन सवालों को आप रिवीजन कर लीजिएगा। अन्यथा जो हम पेपर कराएंगे उन सब में ये सवाल आएगा, वहाँ पे आपको रिवीजन करा देंगे, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। ये आपका अगला नंबर का चैप्टर है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के फार्मूला को देखेंगे। देखिए समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका एक श्रेणी देगा, जैसे 2 दे दिया, 4 दे देगा, ठीक है, और मान लीजिए 6 दिए, 8 दिए, इसे डॉट 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 करके देगा, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला होता है ये वाला ना, तो इसे पहला पद बोला जाता है, यानी प्रथम पद बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे? प्रथम पद। देखिए यहाँ पे ये नहीं, प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? जो पहले अंक लिखा रहेगा वो प्रथम पद हो जाता है। फिर इसके बाद एक आपको आना चाहिए सर्वांतर। सर्वांतर मतलब क्या होता है कि अगले पद में से, यानी अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे। जैसे यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 2। ये जो 2 आता है ना, यही सर्वांतर कहलाता है। जैसे किसी संख्या से 2 क्रमागत जो नज़दीक का जो संख्या है उसको आप घटा देंगे ना, तो आपको जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा? सर्वांतर होता है। जैसे 8 में से 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका? 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सर्वांतर। और सर्वांतर को किससे दिखाएंगे? डी से दिखाएंगे। या सर्वांतर का मतलब आपको समझ में आ गया ना। देखिए पदों की संख्या आपको सवाल में दिया रहेगा। पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं? n से दिखाते हैं, ठीक है। और अंतिम पद को देखिए किससे दिखाते हैं? तो अंतिम पद को स्मॉल l से दिखाते हैं। इतना चीज़ तो पहले आपको समांतर श्रेणी में पता होना चाहिए। अंतिम देखिए n का मतलब होता है इसमें पदों की संख्या टोटल कितना है वो। l का मतलब होता है कि इसके लास्ट में मान लीजिए कि ये दे देते हैं यहाँ पे 100, इस तरह 100 लिख देते हैं, तो जो ये लास्ट में संख्या लिखा है ये l का मान हो जाता है। किसका हो जाता है? l का मान हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब अब जानते रहिए। अब देखिए सवाल में आपको फार्मूला क्या याद रखना है। तो पहला फार्मूला देखिए, आपसे पूछता है यनवा पद, इस तरह कहेगा यनवा पद, यनवा पद। तो ये देखिए यनवा पद को an से दिखाएंगे, इसका फार्मूला हो जाए a प्लस n-1 इंटू डी। यह फार्मूला होता है यनवा पद का। दूसरा फार्मूला देखिए, ठीक है। दूसरा फार्मूला देखिए, देखिए यदि सवाल में आपको यदि अंतिम पद पता हो, क्या हो? अंतिम पद सवाल में दिया हो, अंतिम पद मतलब यल का मान दिया हो, तब यनवा पद का फार्मूला क्या लगेगा आपका? यनवा पद क्या लगाएंगे? यल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला में? यही होगा, बस यहाँ पे यल लिख देंगे, n प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए अगला फार्मूला तीसरा आपका क्या बनता है? तीसरा फार्मूला याद रखिएगा कि अंतिम पद मान लीजिए आपको पता है, तो यहाँ पे कहेगा अंत से यनवा पद। ये अंत से यनवा पद इस तरह कहेगा, अंत से यनवा पद कहेगा, तब फार्मूला क्या लगाना है? तो देखिए अंत से जब कहेगा तो यल माइनस कोष्ट में n-1 इंटू डी। और इस पर आपको बहुविकल्पी पूछा जा चुका है अभी तक ना। आपको 2024 के पेपर में बहुविकल्पी इस फार्मूला पे पूछा जा चुका है, इस फार्मूला पे पूछा गया, और डायरेक्ट आपसे सर्वांतर भी पूछा गया सवालों में। ये बहुत ज़्यादा जितने फार्मूला बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले फार्मूला पे चलते हैं। देखिए अगला फार्मूला आपका है चौथा नंबर या 5वां नंबर, जो नंबर हो डाल लीजिएगा। n पदों का योग, n पदों का योगफल का फार्मूला, योगफल का फार्मूला क्या लगता है आपका? तो देखिए तो योगफल को किससे दिखाते हैं? यस से दिखाते हैं, यस n दिखाएंगे, ठीक है। n बटा के 2 होता है, कोष्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है n पदों का योगफल का फार्मूला, ठीक है। देखिए यदि सवाल में आपको अंतिम पद पता हो, सवाल में क्या हो? अंतिम पद दिया हो, यानी यल का मान दिया हो, और प्रथम पद दिया हो, केवल प्रथम। देखिए यहाँ पे प्रथम पद ए दिया हो, ठीक है, और पदों की संख्या दिया हो, पदों की संख्या दिया हो, मतलब पदों की संख्या क्या है? n है, इस तरह दिया हो, और पूछेगी n पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होगा? योगफल। ये सब पता हो तब इस कंडीशन में बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका n बटा के 2 कोष्ट में
प्रथम पद ए और अंतिम पद यन, यानी ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो वहाँ पे जब आपको प्रथम पद पता हो सवाल में और अंतिम पद पता हो और यन पदों का योगफल पूछे तो ये फार्मूला आप वहाँ पे लगाइएगा, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी में इतने फार्मूला को जरूर याद रखिएगा। आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा इन्हीं फार्मूला पे आधारित सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। देखिए त्रिभुज में सिर्फ एक दो कंडीशन पढ़ना है। देखिए यहाँ पे कंडीशन आपको बता देते हैं। आपको पहला पढ़ना है समरूप त्रिभुज, इसी पे सवाल आपसे पूछेगा। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है? देखिए पहला कंडीशन तो यही होता है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन ये होता है, ये बहुविकल्पी में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया जो बता रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन होता है और डायरेक्ट ये बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुका है समरूप त्रिभुज के कंडीशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आपको दो त्रिभुज बना के बताते हैं। देखिए ये त्रिभुज हुआ एक ये त्रिभुज हुआ और एक त्रिभुज मान लीजिए ये है आपका। ठीक है, थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं जिससे आपको लगे। ये यहाँ पे दीजिए, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। देखिए इस सवाल में क्या होता है कि यदि ये कोण इस कोण के बराबर हो और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए और ये वाला कोण जो होता है इस कोण के बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? समरूप त्रिभुज कहलाएगा। तो देखिए यानी कोण ए किसके बराबर होगा? कोण पी के। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, चलिए कोण बी किसके बराबर होना चाहिए? कोण क्यू के। इसी तरह कोण सी किसके बराबर होना चाहिए? कोण आर के। ये आपका पहला कंडीशन बराबर होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है कि जैसे ये भुजा इस भुजा के साथ में अनुपात में बराबर होना चाहिए, यानी कि ए बी बटा के पी क्यू बराबर किसके होना चाहिए? बी सी। जब ये वाला भुजा लेंगे तो ये भुजा होना चाहिए क्यू आर बराबर, जब ये भुजा लीजिएगा तो ये वाला भुजा यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि ए सी बटा के क्या हो जाएगा आपका? ए सी बटा के पी आर। जब ये कंडीशन मिलेगा तो दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा आपका। ये समरूप समरूप ये होता है खाली। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये कंडीशन जहाँ भी समरूप त्रिभुज सिद्ध करना रहेगा तो ये कंडीशन आपको वहाँ पे लागू करना पड़ेगा। ये था समरूप त्रिभुज का कंडीशन। अब देखिए आपको थेल्स प्रमेय के अनुसार एक चीज़ बता देते हैं आपको। जैसे देखिए इस तरह दो त्रिभुज देगा, दो त्रिभुज थेल्स प्रमेय के अनुसार इस पर सवाल पूछता है आपसे। देखिए ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया और इसी भुजा बी सी के समानांतर कोई रेखा एक दिया, डी ई दिया है। ठीक है, यानी कि डी ये भुजा इस भुजा के समांतर होना चाहिए। ये कंडीशन होता है थेल्स प्रमेय में कि डी ई समांतर किसके होना चाहिए? बी सी के। तो देखिए जब ये समांतर होगा तो इसमें भुजाओं का अनुपात कैसे लिखेंगे? तो पहला कंडीशन देखिए लिखने का तरीका, इस पर सवाल जरूर पूछता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेगा ए बी, यहाँ पे देखिए ए बी, या देखिए यहाँ पे ए डी बटा के क्या लिख सकते हैं? ए डी बटा के यहाँ से भुजा चालू कीजिएगा यहाँ तक ए बी लिखिएगा बराबर होगा। इसी तरह ए ई बटा के पूरी बड़ी वाली भुजा यानी ए सी होगा बराबर होगा किसके? डी ई बटा के बी सी हो जाएगा। ये भुजाओं का अनुपात लिखने का तरीका हुआ। अब दूसरे कंडीशन में आप कैसे इस भुजा के अनुपात को लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार? तो देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, ये भुजा लेंगे ए डी बटा के, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं डी बी, इतना भुजा भी लिख सकते हैं, यानी कि क्या है डी बी है तो डी बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर होगा किसके? ए ई बराबर किसके होगा? ये ई सी के बराबर होगा। इस पर भी सवाल आपसे पूछा गया है। जो यहाँ फार्मूला लिखे हैं ना, इस पर डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा गया है। तो इस फार्मूला को, इस सूत्र को आप त्रिभुज में जानते रहिए। देखिए अगला कुछ और फार्मूला होता है जिसको आपको बता देते हैं। जैसे देखिए आपका जैसे दो त्रिभुज देगा, त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात होता है, जैसे दो त्रिभुज है उन त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, जैसे देखिए यहाँ पे त्रिभुज, या देखिए पहले जैसे यही त्रिभुज है ना, जैसे एक त्रिभुज ये है और इसी में एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बना है। इसमें देखिए पहले त्रिभुज का परिमाप,
त्रिभुज का परिमाप बटा में दूसरे त्रिभुज का परिमाप जो होता है परिमाप ये बराबर होगा पहले त्रिभुज की भुजा, यानी भुजा 1 हम लिखने का मतलब समझिएगा, भुजा 1 लिखने का मतलब पहले त्रिभुज का भुजा समझिएगा, और बटा में दूसरे त्रिभुज का भुजा, जो भुजा रहेगा उसकी रेशियो के बराबर होता है। पहले त्रिभुज का जो परिमाप का और दूसरे त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात होता है, पहले त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। एक कंडीशन ये हो गया। अगला फार्मूला देखिए यहाँ पे जैसे दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल, और बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है, इसके जो संगत भुजा का अनुपात होता है ना, वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जैसे भुजा 1 लिया गया तो देखिए भुजा 1 का स्क्वायर रहेगा और बटा में भुजा 2 का स्क्वायर रहेगा। इस फार्मूला को जरूर आप ध्यान रखिएगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है भुजा 1 का स्क्वायर भुजा 2 का स्क्वायर के बराबर होता है। उसी तरह पहले त्रिभुज का जो परिमाप होगा दूसरे त्रिभुज के परिमाप जो होगा संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इस फार्मूला पे आपको बहुत सारे बहुविकल्पी पूछे गए हैं, ठीक है। 2023 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। इन सभी फार्मूले में बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सिर्फ त्रिभुज में देखिए आप इतने फार्मूला को ध्यान पे रखिए, जितना आपको बताएं बस इतना फार्मूला आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले चैप्टर के फार्मूला को देखते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पे आप सभी को निर्देशांक ज्यामिति के सभी फार्मूला बता देंगे। देखिए पहले निर्देशांक लिखने का तरीका क्या होता है। निर्देशांक लिखने का तरीका होता है कि पहले हमेशा x का मान लिखा जाता है, फिर उसके बाद y का मान लिखा जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट पे ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए जब आपसे इस प्रकार से एक बिंदु देके आपसे पूछेगा कि x अक्ष से दूरी बताइए, x अक्ष से दूरी तो वहाँ पे हमेशा y का मान बताइएगा, y का मान बताना है आपको, ठीक है। दूसरा है कि यदि सवाल में पूछे y अक्ष से दूरी तो यहाँ पे किसका मान बताना है, x का मान बताना है। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा ले लेते हैं। बहुविकल्पी में बहुत सारे सवाल पूछा गया इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे आपसे दे दे 3,5 और पूछे पहला प्रश्न में कि x अक्ष से दूरी बताना, तो आंसर में क्या बताएंगे। देखिए जब x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान बताना, और y के स्थान पे क्या है 5 है तो आंसर में 5 होगा, ठीक। यदि y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का मान बताते, x का मान कितना है 3 है तो 3 बताएंगे। समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ आप जानते रहिए, ये सवाल आपसे बहुत पूछा गया है। अब देखिए अगला फार्मूला आपका बनता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे आपका दो बिंदु दिया है, जैसे दो बिंदु आपका ये पता है, दो बिंदु जैसे आपको रेखा बना के बता, जैसे ये एक रेखा है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 और y1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 y2। इस तरह दो बिंदु है। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं, इसको फार्मूला की याद रखिएगा। दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, इस पर भी आपके बहुत सारे सवाल पूछा गया है। फार्मूला देखिए x1 में से क्या करेंगे x2 को घटाएंगे, तो x1 में से x2 को घटाएंगे तो होल स्क्वायर कीजिएगा। फिर क्या कर y1 में से y2 को घटाएंगे तो y1 माइनस y2 कीजिएगा और छोटा सा कोष्टक बना के स्क्वायर कर लीजिएगा। ये हो जाएगा दो बिंदु के बीच की दूरी। अगला फार्मूला देखिए आपसे कहेगा, अगला फार्मूला आपका क्या होगा, निर्देशांक ज्यामिति मध्य मूल बिंदु से दूरी। क्या कहेगा, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। जब मूल बिंदु से दूरी देगा तो ये देखिए फार्मूला x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बता दें x स्क्वायर y का स्क्वायर क्यों लिया गया है। जब मूल बिंदु से दूरी पूछेगा ना तो सिर्फ आपको सिर्फ एक ही बिंदु दिया है, जैसे 2,3 कहेगा, इस तरह निर्देशांक दे के कहेगा कि इसकी 2,3 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बस एक ही बिंदु दिया रहेगा तो पहला मान x करेगा, दूसरा y करेगा, यहाँ पर रख के आप हल कर लेंगे, ठीक है। यह था मूल बिंदु से दूरी। अगला देखिए आपका चौथा नंबर का मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक।
मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है कि जैसे यही मान लीजिए कि आपका एक रेखा है, इस पे ये बिंदु पता है, यहाँ पे मध्य बिंदु, इसका निर्देशांक बीच में कहीं पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2, यानी x1 के x2 के साथ जोड़ेंगे, यानी x1 x2 रहेगा और बटा में 2 रहेगा, कामा y1 प्लस y2 और बटा में 2 और कोष्टक बंद कर देंगे। ये हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगला फार्मूला देखिए, 5वां देखिए। जैसे आपको क्या होगा कि ये आपका एक रेखा रहेगा ए बी, और यहाँ पे निर्देशांक दे दिए x1 y1 और यहाँ पे दे दिए x2 y2, और कहेगा इसके कहीं पे एक बिंदु मान लीजिए P है, ये क्या है P है, और कहेगा ये P बिंदु जो होता है ए बी को m1 अनुपात में और m2 अनुपात में इस रेखा को बांट रहा है, तो कहेगा अंतर्विभाजन का सूत्र। तो देखिए यहाँ पे अंतर्विभाजन का सूत्र क्या हो जाएगा, अंतर्विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1 x2, यानी m1 के साथ ही x2 मान लेंगे, प्लस बनाएंगे, m2 के साथ में ये x1 वाला मान लिया जाता है और बटा में दोनों का योग हो जाएगा, यानी m1 प्लस m2 हो जाएगा, जो अनुपात में रहेगा ना ये योग हो जाएगा, कामा देंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे m1 के साथ क्या हो जाएगा y2 प्लस m2 के साथ क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, और दोनों का योग हो जाता है, m1 प्लस m2 हो जाता है, और कोष्टक बंद कर लेंगे। तो ये अंतर्विभाजन का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें एक और फार्मूला देखिए, बाह्य विभाजन का फार्मूला देखिए, बाह्य विभाजन। आपसे सवाल में यदि लिखा दे देगा बाह्य विभाजन, तो आप क्या करेंगे, आपको यही फार्मूला सेम टू सेम लिखना है, बस प्लस की जगह क्या बना लेना, माइनस बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए m1 x2 प्लस की जगह माइनस बना लीजिए m2 x1 अपान में m1 माइनस m2 लिखिएगा, कामा m1 y2 माइनस m2 y1 और बटा में m1 माइनस m2। देखिए आप चीज़ को बता दें कि आपके सिलेबस में सिर्फ ये वाला फार्मूला है, और आप जब भी सवाल पूछेगा तो इसी पे सवाल पूछने वाला है, और इस पे सवाल कभी नहीं पूछा है अभी तक। तो आपको जो सवाल पूछेगा इसी फार्मूला पे सवाल पूछेगा, तो इस फार्मूला का एकदम याद रखिएगा, और इसके जितने ऊपर फार्मूला बताएं सभी को एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर सवाल बहुत पूछा गया है। अब देखिए इसके अलावा आपको क्या बता दें, 7वां नंबर का फार्मूला संरेखा का कंडीशन। इस पर भी कभी कभी का सवाल आपसे पूछा गया है। संरेखा का कंडीशन क्या होता है, जैसे 3 बिंदु देगा, कहेगा कि ये एक लाइन में स्थित है, या कहेगा कि ये संरेख है, तो ये इस प्रकार से जब आपसे सवाल पूछेगा तो आप फार्मूला लिखिए। देखो सिंपल से होता है, x1 के साथ में क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 लगाइएगा, ठीक है, प्लस x2 रखिएगा, यहाँ पे y3 माइनस y1 कीजिएगा, ठीक है। देखिए y2 में से y3 घटाएं, फिर y3 में से y1 घटाइएगा, फिर यहाँ पे x3 लीजिएगा। देखिए यहाँ पे y1 लिखा है तो ये y1 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस y2 यहाँ पे हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, जब संरेखा का आएगा कंडीशन तो ये बराबर 0 के बराबर आप दिखाएंगे, तो ये फार्मूला इसका बन जाता है। संरेखा का फार्मूला बता देंगे। इसके अलावा 8वां नंबर का देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि इस पे सवाल उसे देगा नहीं, इसलिए कि आपका सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको फार्मूला एक बार बता देख लीजिए, हो सकता है कि सिलेबस से बाहर भी कभी कभी दे देते हैं सब। मान लीजिए त्रिभुज ABC, इसका निर्देशांक क्या है x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2 और इसका निर्देशांक x3 y3। ये फार्मूला है। अब कहेगा त्रिभुज का, जैसे 3 को बिंदु इस तरह निर्देशांक में देगा और कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो देखिए जो इस संरेख का फार्मूला है ना, सेम टू सेम यही फार्मूला उतारिए। देखिए क्या है, x1 के साथ में क्या है y2 माइनस y3 है, प्लस x2 के साथ में क्या है y3 माइनस y1 है, फिर x3 के साथ में क्या है आपका y1 माइनस y2 है। अब बस आपको क्या करना है ना कि यहाँ से एक कोष्टक बनाना है केवल, और 1/2 ले लीजिएगा बस, और ये बस 0 जो दिखा रहा है ना 0 के बराबर नहीं दिखाना है, तो बस ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। देख सकते हैं पूरे निर्देशांक के सभी जितने भी फार्मूला थे, सभी फार्मूला को आपको कम से कम समय में लिख के बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं।